नाउ अब हम देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर 20 ml ऑफ EDTA। मैं बार बार से चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, हम CaCO3 के टर्म्स में क्यों कैलकुलेट करना है, CaCl2 के में क्यों नहीं। हार्डनेस यहाँ पर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, EDTA मेथड के थ्रू। हम लोग इस स्टेप को फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि हेलो एंड वेलकम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पहले ही एक यहाँ पर वन शॉट में ऑलरेडी हम लोग अपनी यूनिट 3 को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर 30 से आपका पेपर है तो काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो हम लोगों को अब अपनी केमिस्ट्री, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने को है, तो हम यहाँ पर अपनी केमिस्ट्री को इन वन शॉट्स के थ्रू कवर करेंगे ताकि काफी जल्दी हम केमिस्ट्री को यहाँ पर कवर कर सकें और एक अच्छा स्कोर बना सकें। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर अपनी यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं, जो है वाटर एनालिसिस। इस न्यूमेरिकल में ऑलरेडी क्या है, थ्योरी भी है, तो यहाँ पर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही है। और यार काफी टाइम यहाँ पर एक दो बार से क्या हो रहा है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में कि हम लोग केमिस्ट्री को प्योर थ्योरेटिकल समझ रहे थे, लेकिन अब एक दो बार से क्या हो रहा है कि केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही आ रहे हैं। बल्कि यहाँ पर मैं बात करूं 2025 वाला जो पेपर हुआ था उसमें 50% एग्जैक्ट 50% पेपर उसमें न्यूमेरिकल बेस आया था। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था भी न्यूमेरिकल्स कैसे करें, और न्यूमेरिकल्स पढ़ के नहीं गए थे क्योंकि सारी थ्योरी भी कोई कवर करके नहीं जाता है, तो यहाँ पर पेज भरना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को भी साथ में देखेंगे और थ्योरी को भी कवर करेंगे ताकि ये यूनिट आपकी अच्छे से रेडी हो पाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वाटर एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। So let's start it. Now the first topic is sources and impurities of water. So हमारी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यहाँ पर मोस्टली सारी चीजें प्रैक्टिकल और बहुत ही जर्नलाइज्ड हैं, जो चीजें हम लोगों को पहले से ही मालूम है, लाइक sources and impurities of water. So water is the most abundant solvent in nature because it is found in pure state. तो वाटर यहाँ पर बहुत ही ऐसा सॉल्वेंट है, मतलब हर जगह मिल जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हमको मालूम है, ये सब लाइनें हम लिख सकते हैं पेपर में। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, तो फर्स्ट इज सरफेस वाटर, अनदर इज ग्राउंड वाटर। तो सरफेस वाटर में यहाँ पर रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और सी वाटर, ये चीजें हैं जिनमें बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, डिसॉल्व गैसेस होती हैं। बिल्कुल यार, यहाँ पर लाइक जो सरफेस वाटर है उसमें बहुत सारे टाइप की इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्ट है, लाइक सी वाटर में सेडिमेंट्स हैं, रेत है, बहुत कुछ। और अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर में आ जाते हैं हमारे वेल, स्प्रिंग्स हुए हो गए, और जो अंडरग्राउंड हमारे पानी के सीपेज होते हैं वो हो गए, और नेचुरली फिल्टर्ड थ्रू सॉइल, सो इट हैज लो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बट हाईली डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी क्या कर रहा है, जमीन के थ्रू, यहाँ पर जमीन है बहुत सारी है, पानी जब रेन से नीचे आता है फिर धीरे धीरे इन पत्थरों के थ्रू पास होकर, अगर मैं ऊपर दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरी जमीन है, पास होकर नीचे जाता है। तो क्या करते हैं, पत्थरों से पास होते टाइम बहुत सारी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को अपने साथ नीचे लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर इस अंडरग्राउंड वाटर में काफी सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें डायरेक्ट डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज नहीं है बट सॉल्ट्स प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पर ये अंडरग्राउंड वाटर का एग्जांपल है, और ये एक्वीफर्स हो गए जमीन के अंदर, या फिर स्प्रिंग्स हो गई जमीन के अंदर। तो यहाँ से पानी का ये सोर्सेस हैं। नाउ अब हम देखते हैं इम्प्योरिटीज का क्लासिफिकेशन। हमने सोर्सेस देख दिए। सो इम्प्योरिटीज यहाँ पर दो टाइप की है, फिजिकल इम्प्योरिटीज एंड केमिकल इम्प्योरिटीज। तो फिजिकल इम्प्योरिटीज में क्या क्या है यहाँ पर, लाइक सैंड है, हमारी क्ले है, ऑर्गेनिक मटेरियल डिकेइंग लाइक डेड बॉडीज, कार्केसेस पानी के ऊपर आ गई है ना। और ये सब चीजें क्या करती है, पानी में टर्बिडिटी ला देती है। जैसे अगर हम पानी में मिट्टी ऐड कर देते हैं तो एक अजीब सा क्लाउडिश पानी हो जाता है, इसको टर्बिडिटी बोलते हैं। और इन लोग इस सब चीजों को इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। नाउ अब आती है केमिकल इम्प्योरिटीज, जो कि डिसॉल्व होती है पानी में। तो केमिकल इम्प्योरिटीज को फिर हमको कई टाइप के फिजिकल मेथड, बहुत सारे मेथड यूज होते हैं जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला है इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या हो गए, जो इनऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं, बिल्कुल यार, लाइक NaCl हो सकता है, तो पानी में NaCl प्रेजेंट हो सकता है। क्लोराइड्स, क्लोराइड किसी भी चीज के हो सकते हैं, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, लिथियम का क्लोराइड्स हो सकते हैं, और यहाँ पर सल्फेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट इज डायरेक्टली HCO3, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एटसेट्रा। एंड डिसॉल्व्ड गैसेस भी होती है पानी में, हमको मालूम है, वैसे फिश सांस लेती हैं तो यार O2, CO2, H2S भी डिसॉल्व होता है पानी में। ऐसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज।
So okay, now third one is biological microbial impurities. तो अब ये impurities कैसे होगी, जैसे हमारे सीवर का पानी हम लोग जब किसी वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं तो उससे माइक्रोबियल impurities एंटर कर जाती हैं। तो ये जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, एल्गी हो सकती है, और हम इनको निकाल सकते हैं इजिली स्टरलाइजेशन या ओजोनाइजेशन से इन चीजों का। फिर क्लोरीनेशन है तीसरा प्रोसेस है, ओजोनाइजेशन, ओजोनाइजेशन, स्टरलाइजेशन, क्लोरीनाइजेशन, इन सब चीजों से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि यूनिट ही हमारी मेन उस से रिलेटेड हम हार्डनेस यहाँ पर देख रहे हैं। तो हार्डनेस है क्या बेसिकली, इसको पहले हम बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर किसी बाल्टी में हम लोग पानी हमने भरा है और हम उसमें सोप डिजोल्व करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे टाइम्स मतलब जो जनरल हार्ड वाटर होता है तो वहां पर कुछ यहाँ पर स्कम टाइप का बिल्डअप होने लगता है। नीचे के पानी में लेथरिंग, मतलब कि कुछ पानी में तो यहाँ पर झाग भी उठता है और कहीं कहीं पानी में ऐसे बिल्डअप हमको दिखने लगते हैं। तो ये बिल्डअप यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्कम, उस व्हाइट कलर का स्कम यहाँ पर डेवलप होने लगता है। तो ये बेसिकली क्या है, हार्डनेस वो चीज है जो पानी को लेथरिंग होने से रोकती है पानी में, और ये चीज होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो लेथरिंग, यस, हार्डनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर दैट प्रिवेंट्स द लेथरिंग ऑफ सोप। तो मतलब कि जो वो कैरेक्टरिस्टिक है हार्डनेस पानी का जो लेथरिंग ऑफ सोप यानी साबुन का झाग बनने वाली प्रोसेस को रोक रही है यहाँ पर। और ये होता है डिसॉल्व, यहाँ पर सॉल्ट्स होगा, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीजों से ही होते हैं। तो नाउ मैं इरेज कर लूँ, ठीक है। अब नाउ व्हेन सोप, तो यहाँ पे मेनली सोप क्या है पहले हम ये देखते हैं। सोप मेनली क्या है, यहाँ पर कार्बन की बहुत लंबी चेन है विथ यहाँ पर एंड चेन, तो उसमें मेटल, यहाँ पर कोई मेटल आयन है। तो लाइक यहाँ पर है सोडियम स्टीयरेट, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कार्बन चेन है, फैटी चेन हो सकती है। तो लाइक कार्बन 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 एंड यहाँ पर लाइक एंड में सोडियम प्लस, उसमें जैसे ही तो हमारा जो मेनली सोप है, सोप में जैसे ही हमारा यहाँ पर कोई कैल्शियम का आयन है, मैग्नीशियम का आयन, जिस भी टाइप की हार्डनेस है वो इसमें ऐड होगी, तो यहाँ पर जो उसका फैटी वाला एरिया, फैटी कार्बन चेन वाला एरिया, फैट वाला एरिया, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आयन है कि हार्डनेस कॉज करने वाला, उसके साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अटैच कर लेगा, जिसको ये वाइट स्कम फॉर्म कर लेगा, और जो हमारा मेन सोप का आयन है वो यहाँ पर अलग फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ओरिजिनली क्या हो रहा है कि सोप ब्रेक कर जा रहा है, सोप अपना जो मेन उसका स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करके कुछ और कंपाउंड बना ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो लेथरिंग की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो रही है। दाव यहाँ पर हो गई। तो पानी में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है हार्डनेस के लिए, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, आयरन भी प्रेजेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर हमारी जो हार्डनेस है उसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर पीपीएम वैल्यू है पानी उतनी ही ज्यादा हार्ड होगा। अब हम देखते हैं कि हार्डनेस के टाइप्स क्या हैं। सो हार्डनेस के टाइप्स, फर्स्टली इज टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकंड वन इज परमानेंट हार्डनेस। तो व्हाट इज टेम्पररी हार्डनेस? अब ना टेम्पररी हार्डनेस ऐसे टाइप की हार्डनेस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स के थ्रू, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं पानी से। इसमें हमको ज्यादा केमिकल प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस। एंड परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस है जिसको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल मेथड से। तो इसको देखते हैं, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स है, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, या फिर यहाँ पर MgHCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हार्डनेस हो गई। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं सिंपली उस पानी को बॉइल करके। तो यहाँ पर इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। बट जो परमानेंट हार्डनेस है, जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, अब ये किस तरीके से हो रही है, ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स के थ्रू हो रही है, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम के CaCl2, MgCl2, इन सब Mg या फिर सल्फेट्स MgSO4 या MgCl2, इनसे हो रही है। तो अब इसको इजीली बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। और टोटल हार्डनेस क्या है, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी बाकी कुछ पानी में टेम्पररी हार्डनेस है, किसमें परमानेंट हार्डनेस। एक पानी में दोनों ही टाइप की प्रेजेंट होती है, तो उसमें टेम्पररी हार्डनेस भी होती है और परमानेंट हार्डनेस, तो दोनों को मिला के बनती है हमारी टोटल हार्डनेस। अब
स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स। तो हम हार्डनेस को मेजर करने के लिए CaCO3 इक्विवेलेंट्स का यूज करते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरी चीज यहाँ पे इक्विवेलेंट्स हैं क्या? तो हम लोगों ने ऑलरेडी 11th-12th में थोड़ा इक्विवेलेंट्स के कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो इक्विवेलेंट सिंपली क्या है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर यहाँ पर एक कैल्शियम है, ठीक है, तो अगर एक कैल्शियम को कैल्शियम +2 में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट्स होंगे। अगर जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर Mg+2, अगर इसको मैग्नीशियम में यहाँ पर जाना है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो n इज 2 हो जाएगा। तो अब किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट होता है, तो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? सिंपल, बहुत सिंपल है। हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिंपल उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी हम वेट, मॉलिक्यूलर वेट सिंपली डिवाइडेड बाय n फैक्टर या फिर इसका वैलेंसी फैक्टर। तो इससे क्या निकल आया? यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आया। तो अब यहाँ पर हम एग्जैक्टली चेक करते हैं हम CaCO3 को ही क्यों यूज कर रहे हैं। एक एग्जाम में पहले भी पुरानी क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया है कि हम CaCO3 को ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है कि अगर हम लोग CaCO3 का टोटल यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे CaCO3 का, जो कि है 100, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो CaCO3 की टर्म्स में ही यहाँ पर इक्विवेलेंट्स को निकालते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली 100 है और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इसका 50 है। कैसे? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 100 है, सिंपली यहाँ पर 100/2 इज 50। और ऑल्सो यहाँ पर ये क्या है, बहुत मोस्ट इनसॉल्यूबल यहाँ पर सॉल्ट है जो कि प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द वाटर ट्रीटमेंट, जो कि वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू तुरंत प्रेसिपिटेट कर जाता है यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट इनसॉल्यूबल सॉल्ट है यहाँ पर। तो इसका सिंपल फॉर्मूला भी है इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स। अगर हमें किसी भी टाइप की हार्डनेस को अगर CaCO3 के इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में निकालना है तो सिंपली इसके लिए फॉर्मूला है जिसको हम आगे यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि जो हमको सॉल्ट दे रखा है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग, उसका यहाँ पर मास आएगा, इक्विवेलेंट वेट उस सॉल्ट का आएगा। मास मतलब हमको दे रखा है कि 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आएगा उस सॉल्ट का, अगर मैग्नीशियम का है तो यहाँ पर क्या आएगा, हम यहाँ पर जो मैग्नीशियम सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, और सिंपल यहाँ पर अपॉन वैलेंसी फैक्टर है +2 जो भी होगा, और इनटू में 50 कर देंगे जो कि कैल्शियम यहाँ पर कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स है। तो सिंपली हमको मिल जाएंगे इक्विवेलेंट्स उस गिवन सॉल्ट के। अब हम देखते हैं हार्डनेस की यूनिट्स क्या क्या है। मल्टीपल यूनिट्स यहाँ पर हार्डनेस की। तो पहली यूनिट है, बल्कि यही जो मोस्ट स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन या फिर ppm, इसको मेजर करते हैं। बिल्कुल यार, हम सुनते हैं कि दिल्ली की हवा भी या फिर पॉल्यूशन इतना ppm चल रहा है, पानी का पॉल्यूशन इतना ppm, तो हम पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। तो ये बताता है यहाँ पर कि CaCO3 के इक्विवेलेंट्स, बल्कि यहाँ पर हम क्योंकि हार्डनेस पढ़ रहे हैं तो उसको CaCO3 की टर्म्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल में यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज के या फिर पॉल्यूटेंट का पार्ट पर मिलियन, मतलब कि हर मान लीजिए हम अगर एयर की बात करें या पानी की, तो 10 लाख मॉलिक्यूल्स में कितने पार्ट्स हैं उस इम्प्योरिटी के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स हार्डनेस n 10⁶, मतलब कि वही मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। फिर मिलीग्राम पर लीटर वाली यूनिट भी होती है कि मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 कितने प्रेजेंट हैं 1 लीटर पानी में। और डिग्री क्लार्क, अब ये यूनिट है जो बहुत पहले बनी थी और बाहर यूज होती थी, बट स्टैंडर्ड अभी ppm ही है। और ये सारी यूनिट्स, इनको लिखने के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्लार्क में क्या हो रहा है, यहाँ पर ppm में 10 लाख पार्ट था, तो यहाँ पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर है। और डिग्री फ्रेंच में क्या हो रहा है, 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर है। तो आपको नंबर रखने पड़ेंगे। डिग्री फ्रेंच में 5 पार्ट्स हैं, क्लार्क में 70,000 पार्ट्स हैं, और ppm में 10 लाख पार्ट्स हैं। बहुत सिंपल। अब हम देखते हैं कि हमको हार्डनेस यहाँ पर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे EDTA मेथड के थ्रू। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो लोग रेगुलर कॉलेज जा रहे होंगे उन लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा EDTA के थ्रू,
तो हमको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। हमको बस थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल को रिकॉल करने की जरूरत है। और जो जो हमने प्रैक्टिकल में किया है, मतलब मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था, मैंने एग्जाम में वही लिख कर आया था जो मैंने एग्जैक्ट प्रैक्टिकल में किया था। तो हम देखते हैं कि हमने उस प्रैक्टिकल में क्या क्या किया है, रिकॉल करते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड। सो अब इसका मेनली प्रिंसिपल क्या है, पहले हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और इसमें हम यूज करते हैं ईडीटीए का, जिसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये यहाँ पर ओके स्पेस बीच में नहीं है, बट स्पेस है सबके बीच में, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अभी क्या करता है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के साथ। हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट आता है, बाहर कैल्शियम आ जाएगा, अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। इसको इसलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऐसे याद रखना है इसको। अब इंडिकेटर हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर मतलब कुछ ऐसा जो अपना कलर चेंज करे, कुछ हमें ऐसा बताए कि इसमें हार्डनेस है या कितनी हार्डनेस है, तो उसको हम इंडिकेटर बोलेंगे। तो इंडिकेटर है ईबीटी, एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो ये कुछ कंपाउंड है, हमें इसका फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है इतनी सिंपल। अब हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन, हमें बफर सॉल्यूशन की जरूरत है। बफर यहाँ पर हम यूज करेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl एंड NH4OH, NH4Cl प्लस NH4OH याद रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम, इसके सॉल्यूशन को हम लोग ऐड करेंगे इन दोनों को आपस में, ताकि पीएच, इस सॉल्यूशन का पीएच 9 से 10 के बीच में रहेगा। ये जरूरी है क्योंकि ईबीटी प्रॉपर इसी पीएच पर काम करता है। ना हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पिंक वाइन रेड कलर है उससे इस ब्लू कलर में चेंज करवाते हैं हार्डनेस को डिटेक्ट करने के लिए। अब सिंपली when EBT indicator is added to hard water pH 10, हम EBT को उस हार्ड वाटर में ऐड करेंगे जिसमें हम लोगों ने बफर को ऐड कर रखा है। सिंपल एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा EBT के साथ में। तो लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेगा, EBT के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे हमको सिंपली मिल जाएगा मेटल EBT कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, लाइक किसी भी चीज का, तो मेटल, और यहाँ पर मिल जाएगा हमको EBT, इनके हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएंगे। बहुत अनस्टेबल रहता है। और इसका कलर कैसा है, कलर याद रखना बहुत जरूरी है। इसका कलर है वाइन रेड कलर, जरूरी है ये कलर। और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो अब हम अगर इसमें कुछ और स्टेबल चीज लाएंगे, स्टेबल आयन या फिर कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो ये फिर उसको छोड़ के दूसरे के साथ बाइंड अप कर लेगा। यही इसका बेसिक मैकेनिज्म है। तो अब EZTA हम लोग क्या करेंगे, हमने जो हमारा ब्यूरेट लिया था, उस ब्यूरेट से हम लोग सिंपली EDTA यहाँ पर ऐड करना चालू करेंगे। हमारी ब्यूरेट में EDTA का सॉल्यूशन रहता है, तो EDTA यहाँ पे हमने क्या किया, EDTA को ब्यूरेट में ऐड किया ड्रॉप वाइज, और ये क्या करेगा, EBT से जो मेटल के आयंस हैं लाइक Ca+2 Mg+2 उनको अलग कर देगा, और क्या कर लेगा, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा यहाँ पर, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। सिंपली, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये क्या कर लेगा, मेटल यहाँ पर EDTA कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना लेगा। तो सिंपली ये EDTA कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसके कलर को चेंज कर देगा, और ये स्टील ब्लू कलर, जो यहाँ पर ब्लू कलर दिखता है उसको स्टील ब्लू कहते हैं, तो स्टील ब्लू कलर हमको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो हम लोग जब टाइट्रेट करेंगे इसको, ऑल मेटल्स आयन जो सारे EDTA से बाउंड हो जाएंगे और EDT फ्री हो जाएगा, EBT। और यहाँ pH 10 है, जिसपे हमको मिलेगा स्टील ब्लू कलर। ठीक है, अब सिंपली हम देखते हैं, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमको दो प्रोसीजर आ सकते हैं। पहला आ सकता है कि प्रिंसिपल है क्या EDTA का, क्योंकि हमको एक प्रॉपर 7 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, तो अगर शुरुआत में ही आता है तो हमको एटलीस्ट 7 नंबर के लिए 4 पेज तो भरने ही पड़ेंगे। तो अब हम लिखेंगे इसका लेबोरेटरी प्रोसीजर। ये वही है जो एग्जैक्ट आपने किया हुआ है। सिंपल हमको क्या करना है, हमको एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में पहले ही जानकारी होती है, जैसे कि 1 ग्राम प्योर CaCO3 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व है, हमको पहले से ही मालूम है। तो इसका हम लोग को ऑलरेडी स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इसके बारे में चीजें डिटेल्स मालूम है। सेकंड हम क्या करेंगे, अननोन यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे, टाइट्रेट अ नोन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूजिंग EBT एंड बफर अंटिल द कलर चेंजेस फ्रॉम वायलेट। पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर अपना नॉन वाटर लेंगे। नॉन वाटर में हम लोग यहाँ पर बफर देंगे, बफर के बाद हम डालेंगे उसमें ईबीटी। ईबीटी से क्या हो जाएगा, हमको सिंपली मिल जाएगा वाइन रेड कलर। हमने ईबीटी ऐड किया और ईडीटी से अब हम उसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करते हैं तब तक इसमें ईडीटी गिराएंगे ब्यूरेट से। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा ब्यूरेट। तो हम लोगों को क्या मिला था, हमने सिंपल अपने हमारे पास जो फ्लास्क है, ये वही प्रोसीजर है जो हमने किए हैं, वही लिखना है एग्जैक्ट। इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, कुछ साइंस नहीं है। सिंपली इसमें हमने क्या किया, हमारे पास ओन वाटर है, हमने इसमें ऑलरेडी क्या डाल दिया, हमने इसमें बफर डाल दिया है। फिर हम इसमें क्या डाल देंगे, 1 या 2 ड्रॉप हम इसमें ईबीटी डाल देंगे। ईबीटी से इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब हम इसको इस मेथड के थ्रू टाइट्रेट करेंगे और अब हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे, यहाँ पर फुल भरेंगे हम ब्यूरेट को। इन्हीं को हम एक एक स्टेप के फॉर्म में लिखेंगे। ब्यूरेट को हम फुल भरेंगे और अब सिंपली ब्यूरेट से हम लोग क्या करेंगे, इसको खाली करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कब इसका ये जो पिंक कलर है या फिर वाइन रेड, वो स्टील ब्लू में कब कन्वर्ट होता है। जैसे ये कन्वर्ट होगा, हम वैसे ही यहाँ पर जो हमको वॉल्यूम यहाँ पर खाली हुआ है ईबीटी का, ईडीटीए का जो वॉल्यूम है उसको V1 ले लेंगे और नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये था हमारा नोन वाटर। अब हम देखते हैं अननोन वाटर के साथ, हम सारी वैल्यूज को नोट करेंगे। तो सेम हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड हमने ईडीटीए सॉल्यूशन लिया था, ठीक है बिल्कुल। अब हमको टोटल हार्डनेस निकालनी है। टोटल हार्डनेस के लिए हम क्या करेंगे, अब अननोन वाटर लेंगे 50 ml, ठीक है। या फिर हम वाटर जो हमें हमारा ऑलरेडी गिवन अमाउंट है, या फिर जनरल हम 50 ml ही लेते हैं। 50 ml ऑफ वाटर, बफर ऐड किया, ईबीटी ऐड किया, फिर से पिंक कलर मिलेगा। और उसको ईडीटी का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था ब्यूरेट में, इसको हम लोग यहाँ पर फिर से टाइट्रेट करेंगे और कलर चेंज करेंगे। और अब जो दोबारा वॉल्यूम आएगा उसको V2 बोल देंगे। पहले हमने V1 बोला था, दूसरी बार में हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा उसको हम V2 बोल देंगे सिंपली। अब तीसरी चीज यहाँ पर, अब हमको निकालना है V3 वॉल्यूम। V3 वॉल्यूम कैसे आएगा, क्योंकि हमको कौन सी हार्डनेस निकालनी है, टेम्पररी हार्डनेस हमने निकाली है परमानेंट। हम टेम्पररी कैसे निकालेंगे, हमको 250 ml ऑफ अननोन वाटर लेना है और उसको बहुत ज्यादा बॉईल करना है जब तक उसका वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो जाए। इससे क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस इसकी रिमूव हो जाएगी सिंपली। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर को फिल्टर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सारा सॉल्ट बैठ जाएगा। फिल्टर करने के बाद उस वाटर में हम लोग वापस से 250 ml डिस्टिल्ड वाटर भरेंगे। तो अभी प्योर डिस्टिल्ड वाटर हमको यहाँ पर मिल जाएगा प्रॉपर। और अब हम क्या करेंगे कि जो बॉइल्ड वाटर है इसका 50 ml लेंगे और हम, ठीक है, और हम उसको फिर से टाइट्रेट करेंगे। और अब हम यहाँ इस वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर V3 वॉल्यूम। तो हमारे पास 3 वॉल्यूम आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज का यूज करके अब हम हार्डनेस निकाल सकते हैं। तो हम वैसे ही इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्मूले में डेरिवेशन है, लेकिन हम उनकी तरफ बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है टोटल हार्डनेस का। टोटल हार्डनेस हमको यहाँ पर मिल जाएगा, हमको इसको लर्न करना है। हाँ, ये है V2/V1 इंटू 1000 ppm। हमको इससे टोटल हार्डनेस ये मिल गई। परमानेंट हार्डनेस हमको कैसे मिलेगी, V3/V1 इंटू 1000 ppm। और हमको टेम्पररी हार्डनेस कैसे मिलेगी, टोटल में से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देंगे तो हमको मिल जाएगी यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आई होप इस चीज को बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे क्लीन करके मिल जाएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, जो कि हमारा एल्केलिनिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन। सो अब हम देखते हैं कि एल्केलिनिटी है क्या। ठीक है, अब हम इसको समझ में आ रहा है, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि एल्काइन नेचर वाली चीजें क्या होती है, जो कि बेसिक हो नेचर में। तो यहाँ पर जैसे कि हमको जनरली हम कोई चीज सुनते हैं प्रैक्टिकली कि कोई वाटर है जिसका नेचर एसिडिक है, किसी का नेचर बेसिक है। तो अब यहाँ पर अगर एल्केलिनिटी से क्या मतलब है कि उस पानी का नेचर बेसिक है, बेसिक नेचर। उसका पीएच हो सकता है थोड़ा ज्यादा, उसका पीएच 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो वो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पर एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। एल्केलिनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने की इसकी क्या कैपेसिटी है, बहुत सिंपल। एंड अब ये होता कैसे, प्राइमरली
ये होता है हाइड्रोक्साइड्स, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पर बेसिक है OH माइनस। ये होता है यहाँ पर कार्बोनेट से, CO3 2 माइनस, और बाइकार्बोनेट्स एस HCO3 2 माइनस। जब भी H लग जाता है तो हम उसको बाय बोलते हैं, बायसल्फाइड भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट, बट हाँ ये यहाँ पर एग्जैक्टली बाइकार्बोनेट से कॉज होता है। अब हम देखते हैं इसको डिटरमाइन करना कैसे है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम कुछ एसिड ऐड करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और वाटर हमारा ऑलरेडी बेस है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, जैसे कि H2SO4 या फिर HCl भी ले सकते हैं, ठीक है। जनरली हम यहाँ पर डाइल्यूटेड H2SO4 यूज करते हैं, किसी की लैब्स में HCl भी। तो लाइक इसकी हमें नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे कि N/50 यहाँ पर N कुछ नहीं है, इसकी नॉर्मेलिटी है। और सिंपली क्या है यहाँ पर एग्जैक्ट इसका मतलब 1/50, इसकी नॉर्मेलिटी 1/50, इसको N/50 भी बोल सकते हैं। सो ये H2SO4 उसको दो टाइप के हम यहाँ पर इंडिकेटर्स लेंगे। तो इंडिकेटर्स हम कौन से लेंगे, एसिड बेस वाले इंडिकेटर्स लेंगे, जैसे कि फिनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है। दोनों क्या काम करते हैं हम ये देखते हैं। अब फिनोप्थेलिन क्या करता है, ये 8.3 से 10 की रेंज में काम करता है। तो 8.3 एंड 10 बेसिक रेंज, जिसमें ये क्या करता है, अपना कलर पिंक कलर का कर देता है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी देखते हैं कि काफी लोग यहाँ पर जिस ड्राइविंग यहाँ पर पकड़ी जाती है फिनोप्थेलिन के थ्रू, कि अगर किसी ने अगर ऐसे कैश को लिया है जिसमें फिनोप्थेलिन लगा हुआ है, और उनके हाथ अगर यहाँ पर एक पीएच मतलब जो पीएच इंडिकेटर में अगर फिनोप्थेलिन में डुबोए जाएंगे यहाँ पर बेसिक हाथ उनके, तो कलर पिंक कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर फिनोप्थेलिन के काफी सारे यूज है रेड पढ़ने के लिए, बट हम RGB में देखते हैं। सो दिस इज फिनोप्थेलिन। अब इसका जो पीएच रेंज है ये 8.3 to 10 इसके बीच में ये काम करता है, और ये पिंक कलर शो करता है कलरलेस से। और मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर क्या करता है, ये शो करता है यहाँ पे येलो ऑरेंजिश कलर या फिर रेड ऑरेंज टाइप के कलर दिखाता है। और ये काम करता है यहाँ पर पीएच रेंज ऑफ 3.1 to 4.4। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये एसिड को मेजर कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज एसिड मेजर कर रहा है, फिनोप्थेलिन यहाँ पर बेस मेजर कर रहा है, बेसिक वैल्यूज मेजर कर रहा है। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा। बेसिक रिएक्शन प्रिंसिपल यहाँ पर इसका क्या है। तो रिएक्शन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि अगर H+ आयंस एल्कलाइन वाटर में आएंगे तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। वो जो बेसिक आयंस है उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे कि अगर OH- अगर आयंस प्रेजेंट है तो सिंपल H2 में बदल जाएंगे। अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट HCO3 में बदल जाएगा। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, पीएच यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो बेसिक वाटर 8.3 के नीचे यहाँ पर फिनोप्थेलिन गिर जाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर फिनोप्थेलिन है वो यहाँ पर क्या है, अपना जो कलर है पिंक कलर का, तो जो यहाँ का उसका पिंक कलर है फिनोप्थेलिन का, डिसअपियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर उसको P एंड पॉइंट बोलते हैं, मतलब कि फिनोप्थेलिन एंड पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर हमारे सेटअप को फिर से बनाते हैं। तो ये जो हमारा सेटअप था, हम यहाँ से इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड हमारे पास एसिड था हमारा, हम लोग इसको गिरा रहे थे अपने किसी भी टाइप के बीकर में। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम इसको मेजर करेंगे। यहाँ से हम इसको, ये नॉब है, तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि हम कब यहाँ पर वो पिंक कलर डिसअपियर हुआ है इसमें से, तो हम वो वॉल्यूम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, P एंड पॉइंट। और सेम इस चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज के साथ भी करेंगे। सिंपल यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पर जो HCO3 हमको मिला था बाइकार्बोनेट, यहाँ पर जो कार्बोनेट में H+ ऐड करके सिंपली वो यहाँ पर वो भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा फाइनली, क्योंकि बाइकार्बोनेट में भी H+ ऐड होगा, तो वो किस पानी में बदल जाएगा और वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, जो कि एसिडिक है नेचर में। तो जो ये ऑल कार्बन डाइऑक्साइड है एसिडिक नेचर की, ये क्या करेगा यहाँ पर जो हमारा फिनोप्थेलिन है उसके कलर को यहाँ पर ये पानी का मतलब पीएच लेवल को कम कर देगा 8.3 से, फिनोप्थेलिन को यहाँ पर कलरलेस कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या यहाँ पर कैसे सारी चीजें काम करेंगी प्रैक्टिकली। नाउ प्रोसीजर इज, अब हम यहाँ पर 50 ml ऑफ वाटर लेंगे फ्लास्क में, और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन डालेंगे। वो बेसिक है, ठीक है, OH- और कार्बोनेट है उसमें, तो पिंक कलर का हो जाएगा, सिंपली पिंक कलर का। और इसको सिंपल अब ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर से टाइट्रेट करेंगे,
और मेजर करेंगे उस H2SO4 के वॉल्यूम को कि कब वो हमारा यहाँ पर पिंक कलर डिसअपियर हुआ, और उस पी को नोट कर लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, मिथाइल, फिर से मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे अगेन सेम कलरलेस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज है तो उसका कलर ऑरेंज रहेगा यहाँ पर, ऑरेंज रेड टाइप का। अब सॉल्यूशन यहाँ पर येलो हो जाएगा क्योंकि एसिडिक है। दोबारा हम इसमें कंटिन्यू द टाइट्रेशन विद द सेम एसिड अंटिल द कलर चेंजेस टू फेंट रेड ऑरेंज एंड रिकॉर्ड द टोटल ब्यूरेट रीडिंग। अब फिर से हम उसी सॉल्यूशन को क्या करेंगे, उसमें गिराएंगे और देखेंगे ब्यूरेट में कब उसका कलर हल्का होता जाता है मिथाइल ऑरेंज का। तो उस जो एंड पॉइंट आएगा कलरलेस, जब वो हल्का हो जाएगा एकदम लाइक कलर है रेड, रेडिश ऑरेंज कलर, फेंट कलर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे एम वैल्यू। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमारे पास पी एंड पॉइंट और एम एंड पॉइंट है। अब हमें मिलती है यहाँ पर एक टेबल, हम इस टेबल के बेस पर देखेंगे, हमको टेबल एग्जाम में ही मिलेगी, यहाँ पर पेपर में ही रहेगी। तो सिंपली अगर हम अब एनालिसिस करते हैं, अगर पी हमारा 0 है तो एल्केलिनिटी हमारी टोटल एम के ही बराबर होगी, और इसमें इसी से हमको पता चलेगा किस टाइप का आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर पी की वैल्यू छोटी है हाफ ऑफ एम से, तो बाइकार्बोनेट निकालने का फॉर्मूला M-2P होगा। कार्बोनेट का सिर्फ 2P और हाइड्रोक्साइड यहाँ पर होगा ही नहीं। अगर 1/2m के बराबर होता है तो यहाँ पर कार्बोनेट नहीं है, और कार्बोनेट यहाँ पर कितना होगा 2P या m के बराबर, और हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है ही नहीं। और यहाँ पर दर चीजें अगर ग्रेटर है 1/2m से तो ये बाइकार्बोनेट 0 हो जाएगा, कार्बोनेट 2m-p और ये 2p-m हो जाएगा। बराबर है तो यहाँ पर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट 0 एंड हाइड्रोक्साइड यहाँ पर m के बराबर हो जाएगा। सिंपल इस टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, हम लोग अपना थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यस, हम लोग अपना थ्योरी पार्ट पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पहली चीज़ तो न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा पेज भरने से बचाते हैं। न्यूमेरिकल्स छोटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल में काफ़ी पेज भी भर जाता है और आपको बहुत लिखना भी नहीं पड़ता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। अब नाउ प्रॉब्लम रीड करते हैं। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। एक वाटर सैंपल की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है जिसका 20 ml है, रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ EDTA। 20 ml को 30 ml EDTA की रिक्वायरमेंट है। 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ जो स्टैंडर्ड कैल्शियम क्लोराइड है, whose strength is, उसकी स्ट्रेंथ किसके बराबर है, 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 200 ml ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ द सेम EDTA सॉल्यूशन। तो इसी कैल्शियम क्लोराइड के लिए हमको 20 ml EDTA लग रहा है, जिस कैल्शियम क्लोराइड की स्ट्रेंथ है 300 mg ऑफ CaCO3 इन 200 ml ऑफ, इसकी स्ट्रेंथ दे रखी है ऑफ 200 ml ऑफ वाटर के बराबर है। अब हम सबसे पहला हमारा काम है, क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन हमको यहाँ पर लिखना है गिवन। गिवन से जरूरी यहाँ कुछ नहीं है, पहला स्टेप हमारा गिवन। हम तो गिवन में फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, हम पहले गिवन में क्या क्या चीजें लिखेंगे। 20 ml ऑफ रिक्वायर्ड वाटर सैंपल 20 ml रिक्वायर्ड फॉर 30 ml EDTA। हम क्या लिखेंगे, वाटर सैंपल 20 ml रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ EDTA, ठीक है। और स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पहले कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ की बेसिकली वैल्यू क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंथ हो सकता है ग्राम पर लीटर या फिर मिलीग्राम पर मिलीलीटर। तो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, 300 मिलीग्राम्स पर 200 ml। तो स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होगी यहाँ पर, फर्स्ट वी फाइंड आउट हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, मतलब स्ट्रेंथ। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना। हो सकता है स्ट्रेंथ हमें दी भी रह सकती है, लेकिन नहीं दी है तो हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे, mg पर ml कर देंगे। 300/200 इज सिंपली 1.5 मिलीग्राम पर ml। हमको स्ट्रेंथ मिल गई। स्ट्रेंथ का यहाँ पर सिंपल क्या मतलब है कि 1 ml ऑफ अवर जो स्टैंडर्ड वाटर है उसमें 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है 1 ml में। और हमको यहाँ पर दे कितना रखा है, हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड जो डिसॉल्व वाटर है वो कितना है, 10 ml है, ठीक है, जिसकी
स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर है 300। अगर हम mg ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को 200 ml ऑफ वाटर में डाल दें, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो किसके बराबर है, वो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के 10 ml सॉल्यूशन के इसके बराबर है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर क्या मिली, सबसे पहला काम हमको क्या निकालना था, हमको निकालनी थी यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलीग्राम पर ml। स्ट्रेंथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, EDTA सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालेंगे। ये हमको सबसे पहले क्या मिला, स्ट्रेंथ मिल गई। अब स्ट्रेंथ के बाद हमको चाहिए कि हम 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, इसमें इनने कितना EDTA दे रखा है 20 ml EDTA, हम पहले निकालेंगे 1 ml EDTA की वैल्यू। सो 1 सेकेंड मैं रिमूव करता हूँ। हाँ, अब हमको 1 ml EDTA हमने यहाँ पर देखा कि 1 ml EDTA सॉल्यूशन को हमको 1 ml के लिए हमको कितने कैल्शियम की हमको जरूरत पड़ेगी। तो हमको पहले स्ट्रेंथ मिली 1 ml वाटर के लिए 1.5 ग्राम CaCO3। नाउ सिंपली अब यहाँ पर 10 ml, द प्रॉब्लम स्टेटेड 10 ml ऑफ दिस स्टैंडर्ड वाटर रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ EDTA। तो हमको 20 ml EDTA लगा किसके लिए, 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml क्या है यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड वाला वाटर CaCl2, ये क्या है 10 ml। तो 1 ml स्टैंडर्ड वाटर के लिए हमको अगर कितना लग रहा है 1.5, तो हम चेक करेंगे 10 ml के लिए कितना लगेगा। सिंपली 10 ml ऑफ दिस स्टैंडर्ड वाटर रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ EDTA। मैं बार बार से चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ml के वाटर में कितना प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा अगर 1 ml वाटर में कितना प्रेजेंट है 1.5, तो 10 ml में कितना प्रेजेंट है 15 mg। सिंपल, हमने स्ट्रेंथ से हमने क्या निकाला, यहाँ पर कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको और समझना है। हमने सबसे पहले क्या निकाला कि 1 ml ऑफ वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, तो फिर अब 10 ml वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो 1 ml में कितना था 300/200 इज 1.5 एंड 10 ml में सीधा 15 मिलीग्राम। अब हम निकालेंगे यहाँ पर 20 ml हमको EDTA लग रहा है इस जो 15 ग्राम CaCO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए CaCO3 इतने इक्विवेलेंट। तो अब हमको एग्जैक्ट यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड कितना लगेगा। ठीक है, हमने क्या किया 20 ml ऑफ EDTA न्यूट्रलाइज कर रहा है 15 mg CaCO3 को। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि 1 ml EDTA क्या कर सकता है। तो 1 ml EDTA बिल्कुल, अगर हमको क्या लग रहा है यहाँ पर 20 के लिए हमको अगर 15 लग रहा है, तो 1 के लिए हमको क्या लगेगा 15/20 लगेगा, मतलब कि 0.075 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स। हम CaCO3 के टर्म्स में क्यों कैलकुलेट करना है, CaCl2 के में क्यों नहीं, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट्स ऑलरेडी, देखिए अगर हम यहाँ कैलकुलेशन CaCO3 के फॉर्म में जनरलाइज नहीं करते, कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में करते, तो डेटा उसके हिसाब से होता। बट यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड किसको माना है कि हम हर चीज को कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में करेंगे। तो हमको दे रखा है कि एज अ सॉल्ट क्या है कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन उसके सारी कैलकुलेशंस उसके टर्म में होंगी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अब हमने देखा कि 20 ml ऑफ उस EDTA हमको जो 10 ml वाटर के लिए 20 ml EDTA लग रहा है, 20 ml EDTA के लिए हमको क्या लग रहा है यहाँ पर 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ml EDTA के लिए हमको क्या लगेगा, अब इसके लिए हमको लगेगा यहाँ पर 0.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 ml EDTA के लिए। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, हार्डनेस ऑफ अननोन सैंपल की हार्डनेस निकालेंगे। ठीक है, सेम अब क्या करेंगे, यहाँ पर अननोन सैंपल वाटर लेंगे। अब इस वाटर को टेस्ट करेंगे 20 ml। द प्रॉब्लम ने पहले ही बता रखा है, स्टार्टिंग में ही मेंशन है कि 20 ml ऑफ वाटर सैंपल है, इसको लग रहा है 30 ml ऑफ स्टैंडर्ड EDTA। तो मतलब कि हमने 20 ml वाटर है, इसके लिए वाटर, इसके लिए हमको क्या लग रहा है 30 ml ऑफ EDTA। हमने नॉन वाटर से क्या किया, हमने क्या निकाला फाइनली कि हमको 1 ml ऑफ जो EDTA उससे कितना CaCO3 न्यूट्रलाइज हो सकता है, कितने इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और अननोन वाटर के लिए हमको दे रखा है 20 के लिए 30 की रिक्वायरमेंट है। हमको ऑलरेडी पता है कि 1 ml से क्या हो सकता है 0.075 ग्राम। तो फिर द अमाउंट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ EDTA, सिंपल हम 30 से 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि 22.5 mg ऑफ
सी ए सॉरी अरे हाँ mg ऑफ CaCO3 इज न्यूट्रलाइज्ड। बहुत सिंपल था। हम लोग इस स्टेप को फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि हमको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे। गिवन वैल्यूज का हम निकालेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से हमको क्या पता चल जाएगा कि हमको 1 ml वाटर में कितना CaCO3 लगेगा। 1 ml के लिए हमने क्या निकाला कि 300 हमको मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 200 ml ऑफ वाटर, जिससे हमको 1.5 मिला। तो हमने जाना 1 ml वाटर में कितना ग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट है। अगर हमको 1 का पता चल गया तो हमको पता है कि 10 ml वाटर हमने यूज किया है, 10 में 15 ग्राम यूज होगा। और उसी 15 ग्राम के लिए हमने क्या किया है, 20 ml EDTA का यूज किया है टाइट्रेट करने के लिए। तो अगर 15 ग्राम लग रहा है किसके लिए, 20 ml के लिए। 1 ml के लिए कितना लगेगा, 15/20। अब हमको नोन वाटर निकालना है, सॉरी अननोन वाटर के लिए निकालना है। अननोन में हमको दिया है कि 20 ml के लिए 30 की रिक्वायरमेंट है। एक के लिए कितने की रिक्वायरमेंट, वो एक के लिए पहले ही पता है, 1 ml के लिए 0.75 ग्राम्स। तो फिर अब हमको यहाँ पर 30 ml के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 30 इंटू 0.75 ग्राम, जो कि 22.5 ग्राम्स। तो यही हमारी रिक्वायर्ड हार्डनेस है। अब हम इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टर्म में, जो कि हमारा ppm। ppm में कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा ही ppm 1 लीटर ऑफ वाटर में कैलकुलेट करते हैं, और प्लस हार्डनेस हमेशा 1 लीटर वाटर में ही कैलकुलेट की जाती है, दूसरी चीज। तो अब हमको यहाँ पे कितना वाटर दे रखा है, हमको दे रखा है 20 ml ऑफ वाटर। तो मतलब कि 20 ml ऑफ जो वाटर है उसमें 22.5 ग्राम्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है। तो 1000 ml वाटर में कितना होगा, तो 1000 ml के लिए हम टोटल हार्डनेस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000, सिंपल 1000/20 इंटू 22.5, हमको वैल्यू मिल जाएगी 1000 के लिए। तो इसके लिए हमारा आ जाएगा 1125 मिलीग्राम पर लीटर, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया मिलीग्राम पर लीटर में। फाइनली हम उसको आंसर में मिलीग्राम पर लीटर में ही लिखेंगे। सो हमारा आंसर है 1125 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया, बार बार चीजों को रिपीट किया, आपने देखा है, इसलिए क्योंकि मैं उस स्पेसिफिक चीज पे एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। उन 4 स्टेप्स पे, उन 4 स्टेप्स के थ्रू आप किसी भी टाइप का EDTA क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही घूम कर आ जाए। हो सकता है एक डेटा गायब कर ले, एक डेटा दे दे, तो जनरल मैथ्स लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बिल्कुल एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसके नीचे है। तो वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन जब, क्योंकि यहाँ जहाँ से मैंने लिए हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े पुराना, मतलब ये क्वेश्चन पहले के टाइम पे आते थे, बीच में ही आना बंद हो गए थे 2020, मतलब 2019 के बाद से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। बट रिसेंट 1-2 साल में वापस ये सारे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पहले की डेट है, बट अभी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉपर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क या फिर अभी इसको ट्राई कीजिएगा कि आपको ऊपर का क्वेश्चन कितना समझ में आया। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर एक और टाइप के क्वेश्चन। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमको कितने, सिंपल हार्डनेस कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हमको रिक्वायर्ड है पर लीटर ऑफ वाटर, ताकि हमको 84 ppm ऑफ हार्डनेस मिले। सॉरी, 84 ppm ऑफ हार्डनेस हमको मिलेगी कितने ग्राम्स ऑफ MgCO3 से। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है हार्डनेस का, इसका सिर्फ फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। हार्डनेस का फॉर्मूला है मास ऑफ MgCO3 पर ml इन मिलीग्राम पर लीटर। सॉरी, स्ट्रेंथ इसकी दे रखी है। अब हमको यहाँ पर जरूरी नहीं MgCO3 की जगह कोई और कार्बोनेट दे सकता है, कोई और टाइप का सॉल्ट दे सकता है, तो वहां पर उसका मास आएगा। और मल्टीप्लाई में केमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3, जो कि हमेशा ही 50 रहेगा। हमको मालूम है कि यस, हमने पहले देखा था 100/2, इस यहाँ पर 50 आ रहा था, 50 यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट्स हैं। और फिर हम लिखेंगे केमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ MgCO3, या फिर जो यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, अब MgCO3 के इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। MgCO3 का यहाँ पर टोटल मास कितना है, टोटल मास यहाँ पर इज 84। सो 84, और यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि Mg + 2
ये मतलब अगर ये ब्रेक करेगा तो Mg+2 में ब्रेक करेगा और उसको Mg बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो n इज इक्वल्स टू 2, तो हम कुछ नहीं 84/2 इज इक्वल्स टू 42। ये इसका इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट है MgCO3 का। हमको क्या निकालना है, हार्डनेस, तो हम हार्डनेस यहाँ पर डाल देंगे सिंपल, और इस फॉर्मूले को इंटरचेंज करेंगे तो हमको मास ऑफ MgCO3 इज हार्डनेस इनटू केमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ MgCO3 डिवाइडेड बाय CaCO3। तो सिंपल हमने 84 ppm इनटू 42 T विच इज 70.56 ppm, और जो कि इक्वल है 70.56 mg पर लीटर। तो यही एक्चुअली ppm के बराबर है। यही हम चाहे mg पर लीटर में आंसर दें या फिर ppm के फॉर्म में, एक ही चीज है। तो दिस इज आवर आंसर। ग्राम्स के, ये मिलीग्राम के फॉर्म में, हम ग्राम के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन हमको दे रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, CaSO4 के साथ कैल्शियम सल्फेट एंड 272 ppm ऑफ हार्डनेस है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करके देखें, ताकि समझ में आए आपको, कितना ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया, और इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वन शॉट के थ्रू फिनिश कर चुके हैं अपनी यूनिट 1 को। आई होप आप लोगों को ये यूनिट काफी अच्छे से समझ में आई होगी, आपने लेक्चर पूरा देखा होगा, और इन न्यूमेरिकल्स को भी आप लोग अभी करेंगे सॉल्व। तो अगर इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें, और कुछ किसी टॉपिक में डाउट आता है तो उसके लिए कमेंट करें, एंड वीडियो को पूरा जरूर देखें, एंड वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में।